नमस्कार मित्रों, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर स्वागत और अभिनंदन है आपका। हम आदिकाल पढ़ रहे थे और बीती हुई क्लासों में हमने आदिकाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नज़र डाली थी। आज हम एक और आदिकाल से रिलेटिव ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है बिसल देव रासो। हमने गत बीती हुई क्लासों में पृथ्वीराज रासो के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक, पूरा करने वाले कवि, प्रामाणिकता के बारे में विभिन्न पहलुओं पर हमने अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि कुछ रासो साहित्य प्रमाणित होते हैं, कुछ रासो साहित्य अप्रमाणित होते हैं और कुछ रासो साहित्य अर्ध प्रमाणित होते हैं। इसी पहलू में हम एक और रासो ग्रंथ आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के लेखक, मुख्यतः ग्रंथ के लेखक नरपति नालह हैं। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। नर और 20 को लेकर 20 नर करके आप याद कर सकते हो इसको। अर्थात नरपति नालह ने एक रासो साहित्य में कवि हुए थे, नरपति नालह। इन्होंने बिसल देव रासो की रचना की थी। इसी के अंतर्गत हम एक और विवरण प्राप्त करते हैं कि नरपति नालह ने 1212 विक्रम संवत में इसकी रचना की थी और कुछ कवि इसको 1272 भी मानते भी है, विक्रम संवत। इस तरह हमारे सामने दो आंकड़े सामने आ जाते हैं। इसमें पहला आंकड़ा है 1212 और दूसरा आंकड़ा है 1272। हमें 1212 को लेकर चलना है, 1212 विक्रम संवत। इसी तरह बिसल देव रासो है 4 भागों में विभाजित है। मुख्यतः 4 भागों में बिसल देव रासो विभाजित है। पहला भाग है नहीं, इसके भागों से पहले हम एक इनके नायक नायिका का वर्णन करते हैं। इनके जो नायक थे वह थे बिसल देव थर्ड और नायिका थी, उसका नाम था राजमती। राजमती नाम था। और जो भोज परमार की पुत्री थी, भोज परमार की पुत्री थी। और जो बिसल देव थे वो अजमेर से संबंधित थे, अजमेर राज्य से संबंधित थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बिसल देव रासो में दो जो चित्रण मिलते हैं नायक और नायिका का। नायक थे बिसल देव तीसरे जो अजमेर राज्य से संबंधित थे। इसी तरह से नायिका थी, उनका नाम राजमती था, जो परमार राजवंश के जो भोज हुए हैं उनकी पुत्री थी। अब इनके अंतर्गत हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। बिसल देव रासो को 4 भागों में विभक्त किया गया है। बिसल देव रासो को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भाग हैं। सबसे पहले विवाह, यानी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा बिसल देव और राजमती, जो राजा भोज की पुत्री थी, उन दोनों का विवाह वाला खंड है ये। उसके बाद में कुछ बिसल देव द्वारा प्रश्न किया जाता है, ग्रंथों में उल्लेखित है कि बिसल देव ने राजमती से एक सवाल करता है कि मेरे समान या मेरे से बढ़कर कोई राजा है क्या इस जगत में। तो फिर राजमती ने एक व्यंग्य भरा जवाब दिया जाता है कि है उड़ीसा में। तो ऐसा सोचकर बिसल देव रूठ जाते हैं और इसी तरह वे चले जाते हैं उड़ीसा, उनको खोज की तलाश में
तो दूसरा खंड है उड़ीसा वाला। फिर तीसरा खंड है राजमती का विरह वर्णन। यहाँ पे तीसरे खंड में विरह मिलता है, राजमती का विरह वर्णन। और फिर अंत में आपको पता ही है हैप्पी एंडिंग होती है किसी भी स्टोरी की या फिर किसी भी कहानी की, अंत सुखात्मक होता है। तो वही सुखात्मक अंत के पीछे इनका मिलन हो जाता है, फिर इस काव्य का एंड हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं विसल देव रासो को 4 भागों में विभक्त करके यह काव्य रचा गया था। एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है कि सबसे पहले 12 मासा वर्णन विसल देव रासों में ही देखने को मिलता है। विसल देव रासों में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो 12 मासा वर्णन है वो राजमती के विरह वेदना में देखने को मिलता है। और एक और मुख्य प्रश्न हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, जो विसल देव रासों में जो 12 मासा वर्णन है वो 12 मासा कौन से महीने से शुरू होता है? तो इसका उत्तर है आषाढ़ महीने से वो 12 मासा है वो शुरू होता है। तो एक तो ये सवाल और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वापस दोहरान करूँगा एक बार। विसल देव रासों में सबसे पहले 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है। और जो 12 मासा स्टार्ट होता है वह सबसे पहला जो महीना होता है वह होता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना से ही 12 मासा महीना जो है वो शुरुआत होती है। इस तरह एक और परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिंदु बनेगा 128 छंद होते हैं, इसमें छंद माने गए हैं। विसल देव रासों में कुल 128 छंद माने गए हैं। और यह एकमात्र रासो काव्य है जो श्रृंगार वियोग ग्रंथ है। ये एकमात्र रासो काव्य जो अधिकतर जो रासो काव्य हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है और आदिकाल के अंदर रासो की प्रवृत्तियों में भी पढ़ा था कि अधिकतर जो रासो काव्य होते हैं वो वीर रस जो होता है वो उनका अंगीकृत रस होता है, अंगी रस होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रासो जितने भी काव्य हैं उनका जो अंगी रस होता है, अंगी रस, मेजर रस, मुख्य रस वह होता है वीर रस। और उसका सहायक रस श्रृंगार हो सकता है, लेकिन विसल देव रासों में जो अंगी रस है वह है श्रृंगार रस है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत मुख्य और इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि विसल देव रासों में मुख्य रस कौन सा देखने को मिलता है या अंगी रस कौन सा देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार। और श्रृंगार में भी 2 प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार में भी एक तो संयोग श्रृंगार होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। और ये जो विसल देव रासो है ये गायन शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है? गायन शैली पर। इस का मतलब जो है वो मुख्य जो शैली इसमें मानी गई है विसल देव रासो की वो है गायन शैली। इस तरह ये विसल देव रासो से संबंधित हमने मुख्य बातों पर अध्ययन किया है। आगे वाला जो मैं रासो ग्रंथ ले रहा हूँ वह है परमाल रासो। परमाल रासो। और परमाल रासो की जो ग्रंथ का मतलब लिखने वाले थे वह थे जगनिक कवि। अब इसको शॉर्ट में अगर याद करना है तो फिर परमाल से पर लेंगे और जग से जगनिक से जग लेंगे। इस तरह ये हो जाएगा पर जग। आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। और ये लगभग लिखा है 1230 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। आप याद रखने के लिए 1, 2, 3 भी याद कर सकते हो इसको। इसी तरह इसको आला और उदल खंड भी बोलते हैं। आला और उदल खंड भी बोलते हैं इसको। और ये जो आला उदल खंड है उसका जो संपादन वह सॉल्स इलियट ने किया था।
इलियट ने किया था। सॉल्स इलियट एक बुंदेलखंड के कलेक्टर थे, जिन्होंने वहाँ पे गाए जाने वाले गानों के ऊपर या फिर गीतों के ऊपर, जो वहाँ पे लौकिक गीत थे, उनको मतलब संकलन करवाने का काम कर्नल टॉड है और ग्रियर्सन है, इनको दिया। इन्होंने जितने भी गीत शैली थी उनको क्रमबद्ध करते हुए सॉल्स इलियट को दिया। अब सॉल्स इलियट ने इसको आलाखंड नाम से संपादित करवाया। इस तरह इनका संपादन पूरा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस परमाल रासों को या फिर आलाखंड को अर्ध प्रमाणित मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये एक अर्ध प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। इसका ये जो मुख्य जो परमाल रासो है वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी वर्षा के दिनों में यह परमाल रासो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर गाए जाते हैं। और जो ये आला और उदल थे, ये चंदेल वंश के एक शासक हुआ है परमर्दी देव, उनके सेना नायक थे ये दोनों। अब क्या होता है कि परमर्दी देव का युद्ध हो जाता है पृथ्वीराज खड़ के साथ में। और ये आपको पता होगा छंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो छंद बरदाई द्वारा रचित है, उसके अंदर 59वें छंद में इस परमाल रासो का ही वर्णन है और इस युद्ध का वर्णन है। परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध होता है। इसके दो सेना नायक थे, इसका नाम था उदल और दूसरे का नाम था आलह। ये मतलब इतनी वीरता से लड़ते हैं कि आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है। उसमें शेरशाह सूरी के द्वारा वही जो मुट्ठी पर बाजरे वाली जो कहावत है सिद्ध यहीं पे भी हो जाती है कि मैं जरा से भाग के लिए मैं अपनी बादशाह को देता। पृथ्वीराज ने के साथ भी वैसा ही कोई होने लगा। फिर आला और उदल की उन्होंने उनके मतलब वीरता से संबंधित इन्होंने मूर्तियां भी बनाई। फिर उनके वीरता से इतने मतलब प्रभावित हुए कि उनके जो आज भी गीत हमें देखने को मिलते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। एक इनसे प्रसिद्ध एक पंक्ति भी हमें देखने को सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मुख्य रिक्शा की दृष्टि से अगर मैं बोलूँ तो मुख्य रूप से ये हो सकती है कि सर्वाधिक वीर रस कौन से काव्य में देखने को मिलता है, इसका उत्तर रहेगा परमाल रासों में। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो एक आपने दोहा सुना होगा, 12 बरस ले कुकर जिए को 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ परमाल रासों से संबंधित ही हैं। आगे वाली क्लासों में हम और अध्ययन करेंगे रासो साहित्य से संबंधित और उनके ग्रंथों के बारे में।